चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बिहार में जातीय जनगणना के बाद बढ़े हुए आरक्षण को लेकर आरजेडी धरना प्रदर्शन कर रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी 2023 में किए गए जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों को संविधान की अनुसूची 9 में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है। तेजस्वी ने कहा कि हमले 17 महीने की सरकार में जाति जनगणना और आरक्षण को लेकर काफी कुछ, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने 17 महीने की सरकार में जाति जनगणना और आरक्षण को लेकर काफी कुछ किया, लेकिन बीजेपी ने अपने 17 साल के सरकार में बताए कि उन्होंने क्या किया। तो कहीं ना कहीं अब ये जो तेजस्वी का हल्ला बोल है वो बिहार में शुरू हो चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश में कितने राज्य हैं, राज्यों में कितने जिले हैं। अब हर सरकार जो है पेड़ का गिनती करता है, बाघ का गिनती करता है, बिल्ली का गिनती करता है, मगरमच्छ का गिनती करता है। आखिर क्यों? कि भाई कोई चीज महत्वपूर्ण चीज है विलुप्त ना हो जाए। बाघ जो है आने वाले समय में बाघ गायब ना हो जाए इस संसार से, तो उसको प्रिजर्व करके हम लोग रखे, बचा करके रखें। कई पक्षियों को नियम लगाया कि पक्षी आप नहीं खा सकते, इलीगल है, नहीं तो विलुप्त हो जाएगा, संसार से गायब हो जाएगा। पेड़ पौधा की संख्या बनाई रहेगी, बढ़ेगी, तो एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, प्रकृति का बैलेंस सही रहेगा। लेकिन इंसान तो आपको बता दें, बिहार में जातीय जनगणना के बाद बढ़े हुए आरक्षण को लेकर आरजेडी धरना प्रदर्शन कर रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव, जिन्हें आप अभी सुन रहे थे, वो इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पहले कहा कि उनकी पार्टी 2023 में किए गए जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों को संविधान की अनुसूची 9 में शामिल करने की मांग को लेकर यह आंदोलन कर रही है, और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर भी आरोप लगाया कि वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है। कौन है गरीब, कौन है, उसकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई, उसके पास अपना घर है कि नहीं है, उसको अपना नौकरी है कि नहीं है, तब तक कैसे पता चलेगा। इसीलिए हम लोगों की मांग रही, लालू जी की मांग रही कि भाई किसी भी कीमत पर हम लोग जो है गिनती कराएंगे, कौन जाति के कितने लोग हैं और उनकी स्थिति क्या है। उसी हिसाब से सरकार में जो लोग बैठेगा वो उसी हिसाब से उनके लिए योजना लाएगा, ताकि उनको मदद करे, उनको उठाने का काम करे। आज बजट बनता है, 2-2 लाख करोड़ के ऊपर का बजट चला गया है। उसमें से गरीब को क्या खर्च कितना पहुंच रहा, कितना मिल रहा है भाई। अभी उदय नारायण चौधरी जी ने कहा कि दलितों का जो है स्कॉलरशिप जो है खत्म कर दिया गया, छात्रवृत्ति खत्म कर दी गई, अति पिछड़ों का छात्रवृत्ति खत्म कर दिया गया। तो बात यह है हम लोगों को समझने की, जो सदियों से जो हम लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं, जो मानसिक गुलामी देते हैं, आज उन्हीं लोगों को पीड़ा है कि भाई गिनती हो जाएगी तो सच्चाई सामने आ जाएगा। आदमी बीमार है, हड्डी टूटल है, तो डॉक्टर साहब के पास जाइएगा तो एक्सरे कराइएगा ना, पता चलेगा कि टूटल है कि सूजन है कि क्या है रे भाई। कराता है कि नहीं कराता है? तो वही ना बीमारी जो हम लोगों में है, जो गरीबी, उसका सच्चाई पता कराने का एक्सरे मशीन है जातीय जनगणना। जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा तब तक कैसे काम होगा, कैसे स्वस्थ रहेगा लोग, है कि नहीं। पेट में दर्द है, आप दे दीजिएगा सर दर्द का दवा तो काम चलेगा।
इसमें बुझा जाएगा कि भाई पेट में किसको दर्द है, कौन लंगड़ा रहा है, किसको जो है दिल का दिक्कत है, किसको लीवर का दिक्कत है, किसको फेफड़ा का दिक्कत है, इसमें सब बुझा जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने देश में पहला ऐसा राज्य बना बिहार, जब हम 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहे तो हम लोगों की लड़ाई थी, लालू जी सड़क से लेके संसद तक लड़े, और हमको जब मौका मिला तो हम लोगों ने सबसे पहले बिहार में सरकार बनते ही जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराने का काम किया। उसमें पता चला कि उच्च जाति के लोग इतने गरीब हैं, पिछड़े उनसे ज्यादा गरीब है, अति पिछड़े उनसे ज्यादा गरीब है, दलित उनसे ज्यादा गरीब है, अल्पसंख्यक गरीब है, और आदिवासी जो बिहार में है सबसे गरीब हमारे आदिवासी लोग हैं। ये सारा सच्चाई जो है उसमें पता चला। उसमें ये भी पता चला कौन लोग भूमिहीन है, कौन लोग बेरोजगार है, कौन लोग भीख मांगता है, कौन समाज का है। तो हम लोगों ने इसके बाद निर्णय लिया कि भाई ऐसे लोगों को सरकार, हम लोग नियम लाए, कानून बनाए कि जो बेरोजगार है उसको 2 लाख रुपया का हम लोग आर्थिक मदद करेंगे ताकि अपने पैर पे खड़ा हो जाए। जिसके पास जमीन नहीं है उसको 1 लाख रुपया देंगे, और जिसके पास घर नहीं है बनाने का जमीन पर उसको 1,20,000 रुपया हम लोग दिलवाने का काम करेंगे, ताकि उन लोगों के पास काम हो और अपना छत हो, ताकि वो लोग आगे बढ़े। लेकिन इतने में हम लोगों ने तय किया कि ये भी नहीं, सरकारी नौकरी तेजस्वी ने 5 लाख 17 महीने में सरकारी नौकरी दिया। उसमें मान लीजिए आरक्षण पहले नहीं था, उतनी सीमा नहीं थी, 50 के अंतर था, तो फायदा उतना हुआ। फिर हम लोगों ने तय किया और बहाली निकलेगी, 3 लाख और प्रक्रियाधीन कराए, उस नौकरी को और बढ़ाए कि और 3 लाख यानी 8 लाख लोग को हम नौकरी देंगे। तो 3 लाख को और बढ़ाए, और उसमें हम लोगों ने तय किया कि भाई हम लोग आरक्षण को बढ़ा दें। तो आरक्षण पर देखिए किस तरीके से एक्सरे बताया है तेजस्वी यादव ने। बुलेटिन में अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी का सदस्यता अभियान कल से शुरू होगा। पीएम नरेंद्र मोदी बनेंगे पहले सदस्य। कल यानी 2 सितंबर को शाम 5 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्य बनाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी हर 5 साल बाद सदस्यों को फिर सदस्य बनाने की परंपरा को जारी रखती है। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी ने इस बार 48 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य तय कर रखा है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं किस तरीके से अभियान रहने वाला है। पीएम मोदी बनेंगे सदस्य। सोमवार शाम 5 बजे से सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बनाएंगे पीएम मोदी को पहला सदस्य। इसके बाद मिस्ड कॉल, नमो ऐप, वेबसाइट और क्यूआर कोड से स्कैन करके बन सकते हैं सदस्य। ये भी एक तरीका है। बीजेपी में प्रत्येक 5 साल के बाद सदस्यता नवीनीकरण की परंपरा रही है। मौजूदा समय में बीजेपी के 18 करोड़ सदस्य। 2 सितंबर से सभी मेंबर्स को फिर से लेनी होगी सदस्यता। इस बार 48 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस वक्त की खबर हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी का जो ये मेंबरशिप का अभियान है वो कल से शुरू हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी पहले सदस्य बनेंगे कल यानी 2 सितंबर को शाम के 5 बजे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्य बनाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये परंपरा रही है बीजेपी की कि वो हर 5 साल बाद सदस्यों को फिर सदस्य बनाता है। और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है बीजेपी, और इस बार 48 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य उन्होंने तय कर रखा है।
और कई ऐसे भी तरीके हैं जिससे आप सदस्य बन सकते हैं, जैसे QR कोड हो गया, नमो ऐप हो गया, वेबसाइट, ये तमाम वो मेथड्स हैं, जरिए हैं जिनके मदद से बीजेपी का एक हिस्सा बना जा सकता है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा बीजेपी करती है और इस बार कहीं ना कहीं लक्ष्य, टारगेट बहुत बड़ा रखा गया है, 48 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य। इस खबर पर आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, देखिए, बीजेपी का सदस्यता अभियान कल से शुरू होगा, क्या कुछ चीजें रहने वाली है, क्या खास रहेगा, क्या अपडेट है, बताइए। कल से सदस्यता अभियान बीजेपी का शुरू हो रहा है और ये सदस्यता अभियान की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तकरीबन शाम 5 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में ये इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और पूरे देश भर में मतलब प्रधानमंत्री के सदस्यता अभियान में शिरकत करने के साथ ही पूरे देश में यह अभियान शुरू हो जाएगा। 2 फेज में ये अभियान चलने वाला है। पहला फेज जो 2 से 15 सितंबर का है, उसका दूसरा जो फेज है 16 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक, यानी पहले फेज में जो बीजेपी देखेंगी कि क्या प्रगति है, उसका कुछ सुधार करने के बाद उसके बाद फिर दूसरे फेज की शुरुआत की जाएगी। फिर दूसरे फेज के बाद एक तीसरा अभियान शुरू होगा जो सक्रिय सदस्य वो होते हैं जो बीजेपी के परमानेंट मेंबर बनाए जाते हैं, उनका अभियान चला जाएगा। तो तकरीबन बीजेपी ने इस बार, जो कि अभी 18 करोड़ सदस्य हैं बीजेपी के पूरे देश भर में, एक बड़ा अभियान है और पार्टी ने तय किया है कि हर एक बूथ पे लगभग 200 मेंबर ज्यादा बनाए जाने, इसलिए 70,000 बूथ। हाँ, वही देखिए कमलेश जी, मैं आपको बता दूं इस बार लक्ष्य बहुत बड़ा रखा गया है, 48 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य इस बार बीजेपी ने रखा है और बीजेपी दावा भी करती है कि वो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। निश्चित रूप से बीजेपी दावा करती है विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। अभी 18 करोड़ सदस्य बीजेपी के हैं, लेकिन कल प्रधानमंत्री की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही सारे सदस्य खत्म हो जाएंगे, यानी सदस्यता उनकी खत्म हो जाएगी। अब नए सिरे से सभी को सदस्य बनना पड़ेगा, वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, किसी भी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर जो परमानेंट मेंबर है, सबको सदस्यता लेनी पड़ेगी। और जो बीजेपी इस बार जो टारगेट रखा है कि तकरीबन हर बूथ पे 200 सदस्य नहीं बनाने का, तो इसी स्थिति में 14 करोड़ और अधिक सदस्य बनाए जा सकने की उम्मीद रखी जा रही है। तो लिहाजा बीजेपी ने टारगेट रखा है कि इस बार जो है तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाए जाए। अब देखना होगा बीजेपी क्या इस टारगेट को पूरा कर पाती है। और आपको ये भी याद है कि इस सदस्यता अभियान के बाद ही बीजेपी अपने नए अध्यक्ष का चुनाव कर पाएगी। उसके बाद संगठन में चुनाव होगा, प्रखंड स्तर का, जिला स्तर, फिर उसके बाद राज्य स्तर में चुनाव होंगे। चुनाव होने के बाद 51% जब 50% से जब चुनाव राज्यों में हो जाएंगे तो उसके बाद नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। ठीक है कमलेश जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात मौसम की करते हैं। अगस्त में बरस रहा मॉनसून सितंबर की शुरुआत में भी कई राज्यों के लिए आफतकाल बन सकता है। जी हां, मौसम विभाग ने गुजरात में बाढ़ जैसे हालातों के बीच एक बार फिर मौसम अलर्ट जारी किया है। गुजरात के कई जिलों के मौसम विभाग ने भारी बारिश की 5 सितंबर तक चेतावनी जारी कर दी है, यानी कि अलर्ट जारी कर दिया है। इससे पहले गुजरात में तेज बारिश की वजह से समुद्र के किनारे सोमनाथ, वेरावल, द्वारका, पोरबंदर और वडोदरा समेत 11 जिलों में हालात काफी खराब है, बदतर है। और ऐसे में एक बार फिर गुजरात में भारी बारिश लोगों के लिए और ज्यादा परेशानियों का सबब बन सकती है, लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। वही बात कर रहे हैं अगर देश की राजधानी दिल्ली की, तो दूसरी तरफ दिल्ली समेत यूपी में बारिश की संभावना जताई गई है आईएमडी द्वारा। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश के आसार फिलहाल आज है। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गुजरात में स्थिति अभी भी कहीं ना कहीं उस तरीके की ही बनी हुई है, कोई सुधार नहीं है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बाद हालात काफी खराब हैं। चलिए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं इससे जुड़ी, किस तरीके से आज वहां पर हालात बने हुए हैं। तस्वीरों में देखिए कि भारी बारिश के बाद वहां हालात किस कदर खराब है। बाढ़ में घर के घर आधे डूब चुके हैं। लोग देखिए किस तरीके से आगे परेशानियों के साथ बढ़ रहे हैं और इसी पानी को लोग पार कर गुजर रहे हैं। भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए विधायक वसंत कृष्ण प्रसाद मौके पर पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को राहत बचाव कार्य तेजी के साथ करने के निर्देश दिए हैं और लोगों को इस बात का भरोसा दिलाया कि ऐसे मुश्किल वक्त में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है और सभी लोगों को
बचा लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है कि ऐसे ही हालात में सरकार उनके साथ है और कहीं ना कहीं मदद सरकार द्वारा उनको मुहैया कराई जाएगी। अब बात करते हैं विजयवाड़ा की। विजयवाड़ा में भूस्खलन और भारी बारिश से काफी हालात खराब है। एक बार फिर से हम विजयवाड़ा की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से वहां पर हालात फिलहाल स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें विजयवाड़ा की है। यहाँ लगातार हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात है। देखिए कितनी तेज धार से ये पानी बह रहा है, जिसकी वजह से इलाकों में पानी ओवरफ्लो हो रहा है। इस बीच ग्रामीणों ने बहते पानी में व्यक्ति को बमुश्किल बचाया है, लेकिन ये हालात एक बार देखिए जो अपने आप में भयावह मंजर है। विजयवाड़े में भारी बारिश से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि घायलों की बात करें तो 5 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं भारी बारिश का असर लोगों की जिंदगी के साथ साथ रोजमर्रा की सुविधाओं और सेवाओं पर भी पड़ा है। तो ये तस्वीरें विजयवाड़ा की है, जहां पर इस वक्त हालात देखिए किस तरीके के हैं, कितनी तेज ये बहाव है और ऐसे में लोग अपने जान पर खेलते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तस्वीरें विजयवाड़ा की आप देख रहे हैं और बमुश्किल ग्रामीणों ने इस व्यक्ति को बचाया जो पानी के बहाव में बह गया था। इस बार मानसून का असर राजस्थान में खूब दिखाई दिया। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस मानसून सीजन में पूरे प्रदेश में 557 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से जो नॉर्मल लेवल होता है उसे 50% ज्यादा है। तो वहीं पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में 2 सितंबर तक यानी कल तक भारी बारिश की चेतावनी अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में अगले 2 से 3 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना जताई गई है। यानी राजस्थान में भी अभी मॉनसून से लोगों को फिलहाल छुटकारा नहीं मिलता दिख रहा है। लिहाजा ऐसे वक्त में लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। साइक्लोन असना अब ओमान की तरफ बढ़ने लगा है। असमा साइक्लोन की वजह से गुजरात में भारी बारिश हुई थी, लेकिन अब इस साइक्लोन के ओमान की तरफ बढ़ने से मौसम विभाग ने राहत की सांस ली है। पेश है एक रिपोर्ट। गुजरात के कच्छ तट पर बना साइक्लोन असना अब ओमान की तरफ अरब सागर में चला गया है। राहत की बात ये रही कि गुजरात में असना से ज्यादा तबाही नहीं हुई। माना जा रहा है कि भारतीय तटरेखा से दूर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ने से पहले उत्तर पश्चिम की ओर असना की रफ्तार कायम रहेगी। तो अभी हमारा मॉनसून ट्रफ काफ़ी साउथ ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन है। एक हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन आसना जो आपका गुजरात क्रॉस करके नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में है, वो धीरे धीरे वेस्टवर्ड मूव करे, वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड्स, आगे फिर वो वेस्ट साउथ वेस्टवर्ड्स मूव करेगा। तो ये अवे फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइन जा रही है। मौसम विभाग ने पहले कहा था कि क्षेत्र में बना गहरा दबाव शुक्रवार तक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। एहतियात के तौर पर गुजरात में करीब 3,500 लोगों को सुरक्षित इलाकों में भेज दिया गया है। कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को पक्के मकानों में शरण लेने की सलाह दी गई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की आशंका व्यक्त करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अलग अलग जगहों पर सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ साथ अलग अलग जगहों पर आंधी तूफान की भी भविष्यवाणी की है। अभी आज जैसे हमारा आप देखेंगे तो पूरा यहाँ पर आपका तेलंगाना और कोस्टल आंध्र प्रदेश में हमारा रेड अलर्ट है और मेनली हम सेंट्रल कोस्टल आंध्र प्रदेश के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मगर पूरा आंध्र प्रदेश में आज भारी वर्षा होगी। विजयवाड़ा में भारी बारिश के दौरान भूस्खलन की वजह से घर ढह जाने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बड़े पत्थर लुढ़क कर
मोगल राजपुरम इलाके के पास पहाड़ी ढलान पर बने घर पर गिर गए। हेवी रेन्स वलన కొండ ప్రాంతం సున్నపట్టి సెంటర్ కొండ ప్రాంతం మాచవరం నుంచి కొండ ప్రాంతంలో కొండ చర్యలు విరిగిపడి దాన్ని కూడా పెద్ద పెద్ద బౌలర్స్ కూడా దొరికి కింద పడటంలో అది పక్కన కొండకానుకుని ఉన్న ఈ హట్స్ మీద గుడిసెల మీద పడి ఆ గుడిసెలో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రమాదం వాటిల్లింది. దాంట్లో భాగంగా కొంతమంది ఒక ముగ్గురిని బయటికి తీయడం జరిగింది. తర్వాత ఒక అమ్మాయి మేఘన అని ఒక అమ్మాయి లక్ష్మి అని చనిపోవడం జరిగింది. ఇంకా దాని కింద ఎవరైనా ఉన్నారా లేదా అనేది మనకు క్లారిటీ లేదు. బౌలర్స్ డ్యూ టు హెవీ రైన్స్ వల్ల తర్వాత అవి రోడ్స్ కూడా క్లియర్ లేకపోవడం వల్ల చిన్న చిన్న సందులు కావడం వల్ల జేసీబీలు వెళ్ళడానికి కూడా వీలు లేని పరిస్థితులు ఉంటే అక్కడ ఉన్న చెట్లను కూడా నరికేసి జేసీబీని తీసుకొచ్చేసి ఇప్పుడు రెస్క్యూ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. विजयवाड़ा में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में ऑटोनगर कॉलोनी में कई जगहों पर पानी भर गया है। लोगों के मुताबिक उन्होंने इससे पहले ऐसी बाढ़ नहीं देखी। నేను గత 32 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నాను ఆటోనగర్ కాలనీలో. నా జీవితంలో ఇంత నీళ్లు రావడం మునగడం ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఇదే ఫస్ట్ సారి చూస్తాము. ఇక్కడ చూడండి మొత్తం మునిగిపోయి ఎలా ఉందంటే ఇళ్లలో జనాలు అసలు ఎక్కడున్నారా ఏంటి అనేది తెలీదు. ఎలా వండుకుంటారు, ఎలా తింటారు ఏంటి అనేది అసలు ఎవరికి అసలు ఇలా ఎందుకు వచ్చింది, ఎటు నుంచి నీళ్ళు వెళ్తలేదు, దాని గురించి మన ప్రభుత్వం వచ్చి దాన్ని చూసి మన కాలనీ వాళ్ళకి చేయవలసిందిగా నా మనవి. మాది విజయవాడ ఆటోనగర్ కాలనీ. ఇక్కడ మేము 40 ఏళ్ళ నుండి ఉంటున్నాను. పుట్టి పెరిగింది మేము ఇదే ప్రాంతంలో. నా 40 ఏళ్ల జీవితంలో నేను ఇప్పటి వరకు చూడని వాన వర్షం ఇది. రానున్న 38 గంటలు అన్నారు, 8 గంటలే ఇప్పుడు గడిచింది. ఇంకా 30 గంటలు వాన ఉంది. ఇక్కడ లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉన్న ఇళ్ళన్నీ మునగటం వల్ల చాలామంది ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నుంచి రాత్రి తెల్లవారుజామున నుంచి వర్షం భారీ ఎత్తున పడుతుంది. ఇక్కడ మా కాలనీ, నేను పుట్టింది ఇక్కడే, మా ఇల్లంతా ఇక్కడే. కానీ ఇంట్లో నీళ్ళు వచ్చేసి బాగా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. అసలు ఇప్పుడు దాకా 30 సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఏ రోజు కానీ ఇట్లాంటి వాన అనేది, ఇంత నీళ్ళు అనేది ఈ కాలనీలో అనేది ఎప్పుడు కనిపించలేదు. అలాంటిది ఇంట్లో బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. కొంచెం గవర్నమెంట్ అనేది ఎవరైనా వచ్చి సహకరిస్తే చాలా బాగుంటుందని వినతి చేసుకుంటాం. हैदराबाद के कई हिस्सों में भी भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने वीकेंड में शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच केंद्रीय जल आयोग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ज्यादातर नदियों में उफान आने की आशंका है। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी में लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से प्रशासन ने नाव की सवारी पर रोक लगा दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्नान वाले इलाके को भी बंद कर दिया गया है। इस वजह से वाराणसी पहुंचे रहे सैलानी और श्रद्धालु मायूस हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गंगा नदी उफान पर है। लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से प्रशासन ने नाव की सवारी पर रोक लगा दी है और स्नान वाले इलाके को भी बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से गंगा आरती जैसे रोज होने वाले धार्मिक आयोजनों को घाटों के बजाय नदी से दूर की जगहों पर करना पड़ रहा है। हर एक घाट में गंगा आरती नहीं हो रही है। जैसे हम कल दशवेश घाट गए, वहाँ पे गंगा आरती छत पे हो रही है। बहुत बुरे हाल थे वहाँ पे, बहुत ज्यादा रश था, धक्के मार रहे थे लोग एक दूसरे को। तो पूरी तरह से मतलब बाढ़ आप हाँ अच्छे से वहाँ पे हर एक चीज बिल्कुल स्तर ऊपर था और नाव भी बिल्कुल कोने में खड़ी थी कि हम कुछ नहीं देख सकते, ना गंगा आरती ना कुछ। लोगों का कहना है कि गंगा में बढ़ते पानी ने सिर्फ श्रद्धालुओं और सैलानियों के लिए ही नहीं बल्कि उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर के लोग बताते हैं कि सिर्फ घाट ही नहीं बल्कि आसपास के मंदिर भी डूब गए हैं। घाट तो डूबे चुके, जो गंगा के तट पर मंदिर हैं वो जलमग्न है। आप लोग की क्या हालत है, नीचे से अब ऐसा है कि माँ गंगा यहाँ आ चुकी है। हम लोग आगे ब्राह्मण जितने हैं वह आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं उसी तरह बैठे हैं। इतना पानी पहले होता नहीं था, इस बार गंगा बहुत बढ़ गई है और यहाँ का हालात भी बहुत मतलब सही नहीं है। सब गंगा बढ़ गई इसलिए सब
ऊपर हो गए हैं, मतलब सब बाहर निकल रहे हैं। तमाम पर्यटक यहाँ आते हैं, उनको किस तरह की परेशानियाँ होती हैं अगर इस तरह से पानी अगर बढ़ जाए? परेशानियाँ तो होती हैं सर, गाड़ी उड़ी लाने आने में दिक्कत होती है, इसमें प्रॉब्लम तो ही है सर। घाटों से घाट घूमते थे वो भी लोग परेशान होते हैं? हाँ, वो भी बहुत परेशान है। अगले कुछ दिनों में वाराणसी में हल्की से भारी बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में घाटों पर जाने पर लगी रोक बढ़ाई जा सकती है और शहर के लोगों और सैलानियों का इंतजार और लंबा हो सकता है। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला जारी है।